अध्याय 7 देख रहे हैं। वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। तो यूरोपीय बाजारों में हिंदुस्तानी कपड़े, अगर मैं आपको बताऊं कि 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि आप 1710 के आसपास समझ लीजिए, 20 के आसपास समझ लीजिए, तो यहाँ पर हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल्स था वो तो बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत फाइन थी, और दूसरा ये था कि उसमें जो कशीदाकारी होती थी या एम्ब्रॉयडरी कहें, वो बहुत ही नायाब तरीके की होती थी। तो हुआ ये कि जितने भी वुल यानी जो ऊन बनाने वाले हैं और जो सिल्क बनाने वाले हैं, कहाँ के, यूरोप के, और ख़ास तौर पे इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो क्वालिटी आ रही है हिंदुस्तान से, इसको ज़रा बंद किया जाए। उन्होंने अपने जितने भी हुक्मरान थे, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, उन पे प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है, ये जो हिंदुस्तान से, इंडिया से जो चीज़ें आ रही हैं, इसको ज़रा बंद किया जाए, बैन किया जाए। अब हुआ बिल्कुल वही 1720 में, मैं जैसे बता रहा हूँ कि अर्ली 18वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉ पास किया, बाकायदा एक लेजिस्लेशन पास किया कि भाई, और लेजिस्लेशन क्या था कि ये जो वुल और सिल्क इंडिया से आ रहा था, इसको इन्होंने बैन किया। यानी जितने भी प्रिंटेड, ये पूरा तो बैन नहीं हो पाया क्योंकि बाकी लोगों की भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, तो जो प्रिंटेड शिल्ड्स थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मांग इसी की थी। मैंने बताया था कि जो ब्रिटेन की महारानी है वो भी यही कपड़े पहन रही थी, जो रईस लोग हैं वो भी यही कपड़े पहन रहे थे, शिंड्स वाले, छींटे वाले कपड़े। तो जो शिंड्स कपड़े थे, खास तौर पे उनको बैन करने का एक लेजिस्लेशन पास किया। और आपको जान के खुशी होगी कि इसका नाम भी इन्होंने कैलिको एक्ट रखा। काली कट से निकला था ये नाम, है, पोर्चुगीज वापस लेके गए थे तो सारे इसको कैलिको ही कहा गया। यहां पर एक चित्र दिखाना चाहूंगा आपको। ये है डच सेटलमेंट आप देख रहे हैं, और ये कहीं बाहर का नहीं है, ये हमारे कोचीन का है। हिंदुस्तान में जो कोचीन है वहाँ पर डच यानी हॉलैंड, नीदरलैंड आप कह लें, 17वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रेड होता था तो यहाँ पर ये अपनी कॉलोनीज भी बना लेते थे, केवल डच ने नहीं, कई लोगों ने कॉलोनी बनाई, यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ वो आए और सेटल हुए। अब फिर ब्रिटिश क्या कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप बैन करोगे तो फिर करना क्या है, वो क्या करते थे कि जो हिंदुस्तान के बिल्कुल प्लेन कपड़े हैं ना, जो इंडियन क्लॉथ है, उस पे वो वहीं पर प्रिंटिंग करते थे, यानी शिंड्स वगैरह की एक तरीके से नकल उतारते थे और फिर ये इंग्लैंड के बाजारों में बेचते थे। ये भी होने लगा। अच्छा, जब हम कंपटीशन करते हैं ना, तब हमारा इनोवेशन होता है। जब मान लीजिए आप लोग, दो लोग दौड़ रहे हैं और आपको पता है कि ये आपसे जीत जाएगा, तो आप पूरा जोर लगा देते हैं और फिर हो सकता है कि आप भी जीत जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो यही हुआ कि ये इंडिया है और ये आपका इंग्लैंड है या यूरोप है। तो इंग्लैंड ने खास तौर पे हिंदुस्तान से जो उसको कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा था, या कहें कि हिंदुस्तान का जो माल था वो ऑलरेडी बहुत फेमस था, उससे मुकाबला करने के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया, यानी कहें कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत नायाब चीज़ें इन्होंने बना दी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, ये है 1764 में ये स्पिनिंग जेनी बनाई गई। और कौन सा आपने बनाया, इनका साहब का नाम है जॉन विलियम खे, KAYE। इन साहब ने स्पिनिंग जेनी बना दी। तो इससे क्या हुआ कि ज़बरदस्त तरीके से जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ गया। जो पहले एक स्पिंडल पे एक आदमी काम किया करता था, स्पिनिंग जेनी बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे ये टकलियाँ लगी हैं, स्पिंडल कहते हैं इसको, ये टकलियाँ जो लगी हैं, इन टकलियों पे एक साथ, कई टकलियों पे एक साथ आप कपड़ा बुन सकते थे, एक ही आदमी, यानी एक सिंगल वर्कर, एक सिंगल आदमी इस स्पिनिंग जेनी से एक साथ बहुत सारे धागे इस पे बुनाई कर सकता था। ओके, जैसे इसको व्हील को टर्न किया जाए, तो इसको किसने बनाया था, जॉन विलियम के साहब ने। इसके साथ एक और साहब थे, ये थे रिचर्ड आर्कराइट, देख लीजिए इनको, ये रिचर्ड आर्कराइट। वैसे तो इन्होंने भाप का इंजन, जो वाष्प जनित इंजन है, उसका डेवलपमेंट किया था, उसको इन्वेंशन किया था, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि जो भाप से चलते हुए इंजन है वो हर जगह इस्तेमाल होने लगे।
जैसे रेलवे में इस्तेमाल होने लगे। और यहीं पर आप देखिए कि भाप से चलने वाला ये मशीन है और ये जब घूमता है तो यहाँ पर ये अपने आप बुनाई और कताई तो खैर हो चुकी होती है, बुनाई शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टीम इंजन बनाया रिचर्ड आर्कराइट साहब है ये, इन्होंने स्टीम इंजन बनाया, वाष्प इंजन बनाया। और 1786 में जब इन्होंने ये काम किया तो इन्होंने जो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग यानी जो बुनाई है, कॉटन सूती कपड़ों की जो बुनाई है, उसमें इन्होंने रेवोल्यूशन का काम कर दिया, इतना बेहतरीन काम कर दिया कि पूछिए मत। ठीक है, अब फिर भी अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी के एंड तक, मतलब 1780 से 1800 तक के बीच में अभी भी जो इंडियन टेक्सटाइल है वो अभी भी मार्केट में अपनी पकड़ बना के उन्होंने रखी थी, राइट। और फिर आप देखिए कि इंडियन टेक्सटाइल्स के फ़ायदा कौन कौन कमा रहा था, चाहे आप यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी देखें, चाहे आप डच देखें, हॉलैंड नीदरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेंच हो गए, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया इससे। करते क्या थे ये लोग, करते क्या थे, ये जैसे मान लीजिए इंडिया है, ये लोग आते थे यहाँ पर और सिल्वर लेके आते थे। सिल्वर क्या हुआ, चांदी लेके आते थे, तो चांदी देते थे और यहाँ से कपड़े ये लेके जाते थे। लेकिन जो इंग्लिश है उनको तो ज़रूरत पड़ी नहीं। उसका कारण क्या है, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश को यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनको बंगाल की दीवानी मिल गई थी। अब दीवानी का मतलब ये है कि जो भी पूरे बंगाल के जितने भी रिसोर्स है, रेवेन्यू रिसोर्सेज है, वो इनके पास आ गए। अब यहाँ से वो रेवेन्यू कमाते थे, यानी कि कर टैक्स लगाते थे, पैसा कमाते थे, पैसा मिलता था। तो अब इनको ये सिल्वर लाने की जरूरत नहीं पड़ी अंग्रेजों को। ठीक है, ये जो चित्र है बड़ा खास चित्र है, ये मैं कई बार आपको बता रहा हूं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है बंगाल का और आसपास का क्षेत्र, ये हर एक कपड़े के लिए, चाहे आप सूती की बात करें, चाहे आप प्लेन वाइट हो गया, शिंट्स हो गया, सिल्क हो गया, या चेक और स्ट्राइप्स की बात करें, ये सबके लिए बंगाल बड़ा फेमस था। तो आप ढाका आज भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बांग्लादेश आज भी विश्व का सबसे छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, लेकिन आज भी विश्व में कपड़े के मामले में हिंदुस्तान से भी आगे है, राइट। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, फिर ये बांग्लादेश बन गया। और ख़ास तौर पे इसमें जो मलमल हो गया, जिसको हम मसलिन भी कहते हैं, और जामदानी, इसकी बुनाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। और ये इलाका मैंने बताया, आपको, ये भी बड़े फेमस थे। जैसे आप देखिए गुजरात का इलाका बताया गया है, मद्रास हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया। ये सब जो इलाके हैं ख़ास तौर पे इन कपड़ों के मामले में सबसे फेमस जगह रही है, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहे। तो बुनकर थे कौन, हु वर द वीवर्स। अब ये बात आती है, बुनकर कौन थे, जो बुनाई करते थे। वो कम्युनिटी, वो समुदाय के लोग थे जिनका काम ही बुनाई था, यानी वीवर का काम है वीविंग, है ना। अब ये जो स्किल है, जैसे ये साहब है, अब ये अगर डैड है तो ये अगर सन है तो डैड से सन पे जाती थी, फिर इनके सन होंगे तो वो भी उनके पास जाती थी, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये आगे अपने काम को बढ़ाते थे। अगर मैं नाम लूँ बहुत महत्वपूर्ण उस ज़माने में जो अलग अलग बुनकर समुदाय रहे, तो उसमें अगर बंगाल की बात करूँ तो वहाँ पर आपका तांती, ये बुनकर थे। अगर मैं आपको ज़रा नॉर्थ इंडिया में ले जाऊँ, मतलब उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा नीचे का मध्य प्रदेश, इस तरीके के इलाके जो है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे जुलाहास। आपको याद है कबीर साहब वगैरह, सबका नाम आपने सुना हुआ है, इसी प्रजाति वगैरह से आया करते थे वो। और फिर हो गए मोमिन, ये कहाँ के हैं, ये भी नॉर्थ इंडिया के हो गए। अब अगर आप थोड़ा सा साउथ इंडिया की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, तो इसमें आपको मिलेंगे साले मिल जाएंगे, इसमें आपको काई कोलार मिल जाएंगे, और फिर इसमें मिल जाएंगे आपको देवांग। तो ये लोग थे जो ये वाला काम किया करते थे। तो ये काम का तरीका था, काम का तरीका क्या था, जो पहला स्टेप है इस काम में, सबसे पहले जो काम होता था, इसमें पहला काम था स्पिनिंग। मतलब अभी आपके पास कपास है मान लीजिए, या फिर रॉ मटेरियल है, उससे आपको धागे बनाने हैं। पहले वो धागे बनेंगे तब तो आगे काम बढ़ेगा, धागों से कपड़े बनते हैं। और जो आपके, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, कॉटन है, कॉटन जो आता है उससे अगर आप थ्रेड बनाना चाहते हैं तो क्या काम करेंगे, तो उसका ये जो काम है स्पिनिंग का काम, ये मोस्टली स्पिनिंग का काम ये काम करते थी औरतें काम करती थी। और ये चरखा और टकली का इस्तेमाल उस जमाने में होता था। तो जो उसमें धागा है वो चरखे पे इस तरीके से स्पन होता था, ठीक है, और फिर उसके बाद ये टकली पे जाके रोल हो जाता था। यानी कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं,
देखिए ये चरखा है और चरखे से ये टकली जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आके ये फाइनली जो धागा है इस पर बंध जाता था और फिर ये धागा आगे इस्तेमाल होता था। तो ये वाला जो चरखा और टकली जो है, ये चरखा हो गया और ये टकली है, ये बड़े फेमस मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे, या ये कहें कि ऐसी चीज़ थी जो हर जगह आपको पाई जा रही थी, हर जगह मिल रही थी। उसके बाद एक बार जब ये थ्रेड बन जाता है, दूसरा काम क्या आता है, थ्रेड से आपको बनाना है क्लॉथ, अब कपड़ा बनाना है। तो जो क्लॉथ बनाने का काम जो करते थे वीवर यानी कि जो बुनाई वाले, वो मोस्टली मेन करते थे। जैसे ये वाला जो स्पिनिंग का काम है विमेन करती थी, और थ्रेड से क्लॉथ बनाने का काम ये मेन करते थे। अब केवल यही की बात नहीं होगी, अब कपड़ा तो बन गया, अब इसकी रंगाई होनी है, यानी इसको कलर करना है, और इस पे कई बार इम्प्रिंट करने होते हैं, बहुत जैसे प्रिंटिंग करनी होती है, वो कौन करते थे। तो एक तो प्रिंटिंग करनी है इसमें, और प्रिंटिंग इस तरीके से नहीं, बहुत सलीके से प्रिंट डालने हैं इस पर। तो ये जो कलरिंग का काम है वो ये करते थे रंगरेज लोग। कौन करते थे? रंगरेज लोग। और जो प्रिंटिंग का काम होता था, ये अब देख रहे हैं महिला जो प्रिंट कर रही हैं, ये बेसिकली ये डाइंग का काम कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, कपड़े को रंग रहे हैं। और ये जो काम कर रही हैं, जो महिला कर रही हैं, ये बड़े स्पेशलाइज लोग होते थे, इनको कहते थे चिप्पीगर्स। क्या कहते थे? चिप्पीगर्स। ये जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, दिखा दूं आपको। सबसे पहला काम क्या हुआ, यहाँ पर आइए, पहले आप कपास वगैरह लाइए, पहले उससे धागा बनाइए, टकली में लगा दीजिए, और उसके बाद टकली से आप कपड़ा यहाँ बुनाई करेंगे। ये तांती वगैरह लोग कर रहे हैं, ये सब जो मैंने नाम लिया। उसके बाद ये रंगरेज हो गए, कपड़े को रंग रहे हैं। उसके बाद ये जो महिला है इस पर प्रिंट कर रही है, इनके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक से बहुत कायदे से हर जगह ये प्रिंट कर रही है। तो ये स्टेप होता था एक एक करके, और हजारों लाखों लोग जो थे इसी काम में लगे हुए थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये जो चेहरा दिया है, ये तांती लोग हैं। कहाँ के? बंगाल के। और ये पिट लूम पे काम करते थे, यानी ये जो लूम बनाया इन्होंने, जो जहाँ कपड़ा बन रहा है, ये यहाँ ज़मीन थोड़ी सी नीचे से हटी हुई है, ये गड्ढा है, तो ये देखेंगे इनका पैर जो है वो नीचे गया हुआ है, और फिर यहाँ से ये चलाते थे और इस तरीके से बुनाई कताई करते थे। ठीक है। एक शब्द आने वाला है औरंग। औरंग का मतलब ये होता है, ये पर्शियन शब्द है, और इसका मतलब होता है भंडार, वेयर हाउस, या आप कह सकते हैं स्टोर हाउस, जहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं। कई बार जो वर्कशॉप होती है ना, उसको भी ये औरंग कहते थे। उस ज़माने में ये शब्द चलता था, औरंग। तो मैंने औरंग क्यों बताया आपको, उसका कारण क्या है, देखिए। हुआ ये कि जब ब्रिटेन में जब टेक्सटाइल बनना शुरू हो गया, मैंने कहा टेक्निकल जो इनोवेशन आपको बताए थे, औद्योगिक जो परिवर्तन हो रहे थे, नए नए आविष्कार हो रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि जो इंडियन वीवर्स हैं या इंडियन टेक्सटाइल में जो लोग हैं, उन पे बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है। हुआ क्या, सबसे पहले बहुत सारे अलग अलग इन पे इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट जो हुआ वो ये था कि इंडिया का जो माल है वो कहाँ कहाँ जाता था, वो जाता था अमेरिका जाता था, वो जाता था आपका यूरोप। तो अब इंडिया के माल के अलावा अब इंग्लैंड का माल भी यहाँ जा रहा है, इंग्लैंड का माल भी यहाँ जा रहा है। तो अब इनको कंपटीशन फेस करना पड़ा, और वो कंपटीशन में वो खड़े नहीं हो पाए। हिंदुस्तान का माल इंग्लैंड के माल के सामने, जो अमेरिका और इंग्लैंड, ये अमेरिका और यूरोप में जाता था, उसके सामने खड़े नहीं हो पाए। दूसरा क्या होता है कि हिंदुस्तान का जो माल जा रहा था, खासतौर पे जो इंग्लैंड में जा रहा था, वो उन पे लगा दी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी, या ये कहें कि टैक्स लगा दिया, बहुत ज़बरदस्त टैक्स लगा दिया। अब इतना बड़ा टैक्स लगाएंगे तो पहले तो लोग उसको भेजेंगे ही नहीं, और भेजेंगे तो वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं। राइट। बेसिकली क्या है कि जो इंडिया के टेक्सटाइल थे, अमेरिका और यूरोप, उसको तो इन्होंने हटा ही दिया। मतलब इंग्लिश लोगों ने, इंग्लिश टेक्सटाइल ने हिंदुस्तान के कपड़ों को हटा दिया। इसके अलावा जो इंडिया का जो परंपरागत मार्केट था, जहाँ पर इंडिया के कपड़े जाते ही जाते थे, जैसे अफ्रीका हो गया, अमेरिका होगा, यूरोप हो गया, वो सब मार्केट भी किसने कैप्चर कर लिए? ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों ने कर लिए। अब इससे क्या हुआ कि सारे के सारे जो बुनकर, जैसे मैंने बताया था, मिलियंस ऑफ इंडियन, बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में ये काम किया करते थे, वो सारे के सारे बेचारे उन पे हिट हुआ, वो परेशान हुए। और बेसिकली क्या था कि ये लोग क्या करते थे, बंगाल की बात बता रहा हूँ, एजेंट्स आते थे। एजेंट्स, अगर आपको याद है, एक मैंने कागज़ दिखाया था आपको, उसमें ऑर्डर था। ऑर्डर क्या था? 2 साल का ऑर्डर था कि भाई ये हमें चाहिए, और 5 लाख करीब या 6 लाख करीब उन्होंने ऑर्डर दिए हुए थे। जब इतने ऑर्डर आते थे तो लोग काम में लगे रहते थे, लोगों को पैसा भी मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो एजेंट्स थे, इन्होंने ऑर्डर देना बंद कर दिया, इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि पेशगी देते थे, एडवांस देते थे, और एडवांस लेके फिर ये लोग काम शुरू करते थे, ये लोग जो दिख रहे हैं।
तो इनको एडवांस मिलना खत्म हो गया और बेचारे इनकी हालत ख़राब हो गई। एजेंट जो है अब इनको पैसा नहीं देते थे क्योंकि मांग ही नहीं रही। तो इसी बात पे कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ की। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हुआ एक है कि जो डिस्ट्रेस्ड वीवर थे, यानी जो परेशान बुनकर थे, वो उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि भाई हमें किसी तरीके से मदद की जाए, हमको प्लीज़ मदद कीजिए। लेकिन अभी जो सबसे वर्स्ट था, जो सबसे बुरा दिन था, वो तो बुरे समय तो आना बाकी था। उसका कारण ये था कि 1830 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो है जो ब्रिटिश कपड़े, ब्रिटिश टेक्सटाइल है, वो पूरे इंडिया में आके भर गए। मतलब ब्रिटिश टेक्सटाइल्स पूरी इंडिया में आके भर गई। आपको बताऊं 1880 मतलब 50 साल के अंदर जो हिंदुस्तान में कपड़ा यूज होता था, उसमें 2/3 कपड़ा वो ब्रिटेन का कपड़ा यूज करते थे। मान लीजिए अगर आप एक एग्जांपल लेके देखिए कि अगर 100 कपड़े आते थे, 100 × 2/3 इतने कपड़े वो हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान के नहीं पहनते थे, वो ब्रिटेन के कपड़े पहनते थे, ब्रिटेन से आए हुए कपड़े पहनते थे। तो उससे क्या हुआ, खासतौर पे जो गरीब औरतें थीं, जो खास तौर पे जो स्पिनिंग का काम करती थी, मतलब जो कंटेंट है कपास वगैरह से जो धागे बनाना है वो काम करती थी, वो तो बेचारी सब की सब जॉबलेस हो गई। सब बहुत उनकी हालत खराब हुई। इसके बारे में मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि क्या किसने क्या कहा था। लेकिन एक चीज़ है, जो हथकरघा उद्योग है ना, हथकरघा उद्योग, हैंडलूम, वीविंग, ये कभी खत्म नहीं हुई इंडिया में। उसका कारण ये था कि कई ऐसी डिज़ाइन थी और कई ऐसे कपड़े थे, कई ऐसा कपड़े थे जो मशीन नहीं बना सकती थी। मशीन बनाने में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक साड़ी है, इसमें बॉर्डर लगाना है और बड़ा स्पेशलाइज बॉर्डर है जिसे हम इंट्रिकेट बॉर्डर कहते हैं, या कोई ट्रेडिशनल इस पे चिप्पी लगनी, चिप्पी गार जैसे जो करते थे। तो जो वुवन पैटर्न्स थे जो परमानेंटली बन के आ रहे हैं, वो कैसे बनेंगे? तो ये रिच लोग तो इसको मांग ही कर ही रहे थे, साथ में जो मिडिल क्लास है वो भी हथकरघा उद्योग से जो चीज़ें पैदा हो रही थी, बन रही थी, जो स्पेशलाइज चीज़ों की मांग करते थे, उनको तो इसकी मांग हो ही रही थी, वो इसको चाह ही रहे थे। और एक और चीज़ है, जो कोर्स क्लॉथ है, यानी कि जो मोटा कपड़ा है जिसको गरीब पहना करते थे, हिंदुस्तान के गरीब पहना करते थे, वो भी ब्रिटेन से नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे हथकरघा उद्योग है वो चलता रहा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चला था लेकिन चल रहा था। एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, हुआ ये कि आपने जो शोलापुर और एक और जगह मैं बताऊंगा आपका मदुराई है, ठीक है, मदुरा, ये आपका मदुराई यहाँ पर है, शोलापुर यहाँ पर कहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में शोलापुर है। तो ये जो जगह मैं बता रहा हूँ, ये लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि आप 1870 के आगे आ जाइए आप, ये दोनों सेंटर बहुत बड़े सेंटर बन गए कि भाई यहाँ पर कपड़ों का, मतलब ये बुनाई के सेंटर बन गए, वीविंग के सेंटर बन गए। और जब आपके महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया, तो इन्होंने कहा कि जो भी ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है, यानी कि ब्रिटिश से इंपोर्टेड कपड़ा आ रहा है, इसका आप बॉयकॉट करो। सबको कहा कि भाई इसको बिल्कुल पहनना बंद करो, इसको जलाओ, इसको ख़त्म करो, और आपको यूज़ करना है जो हैंडलूम वाला कपड़ा है, या कहें हथकरघा उद्योग वाला कपड़ा यूज़ करना। और इसी के कारण जो खादी है, खादी ग्राम उद्योग, ये एक तरीके से सिंबल बन गया नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, ठीक है, राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा सिंबल बन गया। तो आप देखते हैं आज भी जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो कौन सा कपड़ा पहनते हैं, वो खादी का कपड़ा पहनते हैं मोस्टली। और इसको छोड़िए, अगर ये देखिए कि 1931 में, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसा तो नहीं था, संघ थी नहीं, RSS था नहीं, कोई नहीं था, केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसी ने हमें आज़ादी दिलाई है ना, यही लोग ने मेहनत की है। तो इन लोगों ने अपने, बड़ा नाम था इनका बेसिकली पूरे देश में, इसको उनको बड़ा माना जाता था क्योंकि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इनका जो ये था झंडा है, उसके बीच में करघे को डाला गया, यानी कि यहाँ पर इसको चरखे को डाला गया। इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये कपड़ा उद्योग, या ये कहें कि जो हैंडलूम उद्योग है, या उसके लिए इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात की महात्मा गांधी जी ने कि ये इतना बड़ा काम हो गया कि इन्होंने अपने झंडे में इसको जगह दे दी। तो हुआ क्या, बहुत सारे बेचारे जो वीवर्स थे या स्पिनर्स हैं, जो बुनाई करते थे, कताई करते थे, वो फाइनली या तो एग्रीकल्चर लेबरर बन गए, यानी खेतिहर मजदूर बन गए। कई सिटी चले गए, कहीं शहर चले गए, कई जो है वो देश से बाहर चले गए, जैसे फिजी वगैरह चले गए, कई वहाँ चले गए, अपना साउथ अमेरिका चले गए, और कीनिया, तंजानिया, ऐसी ऐसी जगह चले गए अपना काम ढूंढने के लिए। कई जो नई कॉटन मिल्स मिली थी, मतलब जो सूती की मिल नई बन गई थी, जैसे मुंबई में बनी, अहमदाबाद में बनी, शोलापुर में, नागपुर में, कानपुर में, ये सब जगह ये लोग चले गए अपनी नौकरी केस में। ये सब जो मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ है, ठीक है।
अब मैं आपको ये बता रहा था कि उस ज़माने में हुआ क्या कि लोगों ने किस तरीके से अपनी वेदना बताई। तो यहाँ पर 1823 में कंपनी जो है उसको 12,000 लोगों ने 12,000 बुनकरों ने लिखा कि भाई ऐसा है कि हमारे जो हमारा काम बंद हो गया है। हमारे जो औरांग्स मैंने आपको बताया था कि ये बड़े बड़े वर्कशॉप है जो इन्होंने लिए थे, क्योंकि 2-2 साल का काम इनको मिलता था, पेशगी एडवांस में पैसा इनको मिलता था, सब चीज़ें होती थी। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। इन्होंने जो औरांग लिए थे उसका भी इन्हें पैसा देना पड़ता था। अब इनके पास काम भी नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम विल स्टार्व ऑफ फूड, हम तो भूखों मर जाएंगे। तो ये इन्होंने कंपनी को लिखा था। एक बहुत बूढ़ी औरत है, उसने जो वो काम करती थी इसका कताई का, मतलब धागे बनाने का काम करती थी। तो 1828 में एक बंगाली न्यूज़पेपर हुआ करता था समाचार दर्पण, और उसको अपना चिट्ठी भेजी और उसने कहा कि प्लीज़ इसको छापना ज़रूर। और यहाँ पर बाकायदा वो छापा गया, और छापा इस तरीके से गया था कि उसने कहा कि मैं एक कताईगार हूँ, मतलब स्पिनर हूँ, और मैं अपने बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। जब मैं 22 साल की थी, ठीक है, तो मैं विडो हो गई, यानी मेरे पति का देहांत हो गया, और मेरी 3 लड़कियां हैं, और मेरे जो पति है उनका जब मैंने श्राद्ध किया, श्राद्ध सेरेमनी की, तो सारे पैसे खर्च हो गए। और उसके बाद मुझे किसी तरीके से ये पता चला, टकली और चरखा, और मैंने कताई वगैरह शुरू की, तो ये मेरा पेट पालने के लिए, मेरे 3 बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत काम आया। और उसके बाद जो व्यूवर्स को मैं वो बना के देती थी, तो किसी तरीके से मैंने अपने 3 बच्चियों की शादी कर दी, या ये कहें कि इनकी मैरिज कर दी, और मैंने 28 रुपये जमा भी कर लिए। 28 रुपये उस ज़माने में सोचिए कितनी बड़ी बात होती थी। अब 3 साल हो गए, 2 औरतें, यानी कि जिस लेडी की बात हो रही है और जो उसकी सास है, मदर इन लॉ, ये दोनों की दोनों जो है इस घर में अकेली रह रही हैं, और उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम मांगने नहीं आता। जो बिलायती कपड़े हैं वो उन्होंने इसकी जगह ले ली है। ये भूखे मर जाएंगे, इनके पास कोई जरिया नहीं है कि वो किसी तरीके से कमा पाए, खा पाए। तो ये इनकी वेदना थी उस ज़माने में, और ये यहाँ पर बड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। अगली चीज़ आती है इसमें, कॉटन मिल्स कम अप। अब इसकी चर्चा मुझे लगता है हम अगली बार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।